हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी का वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूं, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो सब्जेक्ट हमारा होने वाला है 10th स्टैंडर्ड के सीईटी सिलेबस का, वो है दोस्तों सब्जेक्ट साइंस पार्ट 1। एंड आज हम इस साइंस पार्ट 1 का पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी इस पर्टिकुलर चैप्टर का आज 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी कुछ ही देर में आपको स्क्रीन के ऊपर 10 एमसीक्यूज दिखेंगे, वन बाय वन करके आपको बताऊंगा, उसके चारों ऑप्शंस बताऊंगा और उसके क्या सही जवाब है और क्या उसके पीछे का लॉजिक है, ये सभी आपको बताऊंगा। तो बने रहो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यूअसली। और साथ ही में एक और चीज बता दो दोस्तों कि आज आप देख सकते हो डे 15 है हमारा, यानी कि 15 डे हो चुके हमें सीईटी के वीडियोस अपलोड करते करते। यानी रेगुलर बेसिस पे हम हर दिन 3 to 4 वीडियोस आपके लिए सीईटी के लिए डाल रहे हैं, और बाकी जो हमारा रेगुलर शेड्यूल होता है 7, 8, 9, 10 के लिए, वो भी डाल रहे हैं। यानी कि हर दिन बहुत ज्यादा मैक्सिमम वीडियोस हम बना रहे हैं, ताकि हर एक को हम लोग एक जो हमारा जो शेड्यूल रहता है, हम हमारा जो कमिटमेंट रहता है, वो हर एक को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी हम लोग सीईटी के लिए वीडियोस बना रहे हैं, आज 15 दिन हो चुका है। इसके पहले के जितने भी वीडियोस हैं हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके आराम से चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट का हमने सीईटी का प्लेलिस्ट और बाकी जो लेक्चर वीडियोस है उसके भी प्लेलिस्ट बना के रखें, तो आप चेकआउट कर लेना, अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज गेन कर लेना। और साथ ही में एक ये रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सारे सीईटी वाले फ्रेंड्स, जो भी सीईटी का एग्जाम देने वाले, उन तक ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। ठीक है, तो अभी स्क्रीन के ऊपर देखो, आपको अभी 10 एमसीक्यूज नजर आएंगे। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। जैसा हमने आपसे बोला था कि आज मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज हम आपको इस चैप्टर में से पढ़ाने वाले हैं। तो आपको बस एक ही काम करना है कि आने वाला जो 10 मिनट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है दोस्तों, स्क्रीन से बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखो हमारे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आपको अभी एक एक करके हम 10 एमसीक्यूज बताएंगे, उसके ऑप्शन बताएंगे और उसका क्या सही जवाब है वो भी बताएंगे, और उसके पीछे का जो लॉजिकल आंसर है वो भी आपको बता देंगे। तो बने रहो और कंटिन्यूअसली देखो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन, दैट इज मेटल्स एग्जिस्ट मेनली इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट विच ऑफ दिस। यानी कि जो मेटल्स होते हैं जनरली, आपको मैंने ये चैप्टर जब पढ़ाया था आपको याद होगा, और ये चैप्टर का आप पूरा वीडियो देखना चाहते हो, यानी लेक्चर मोड में वीडियो देखना चाहते हो सिलेबस का, तो प्लीज जाके हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। हमने हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें पूरे के पूरे लेक्चर्स पूरा चैप्टर वाइज लेक्चर वाइज अपलोडेड है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमने चैप्टर पढ़ाया था आपको याद होगा, मेटल्स जो होते हैं मेनली क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये हमने आपको बताया था, मेटल्स जितने भी होते हैं वो सब सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो मेनली क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कुछ ऐसे मेटल है जो लिक्विड स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में जो मेटल्स थे उनका नाम मैं आपको बता दूं, तो एक था दोस्तों गैलियम। ठीक है ना, गैलियम एक करके एक एलिमेंट था। तो ऑप्शन में देखो गैलियम है क्या, बिल्कुल नहीं है। और एक और आपको बता दूं कि लिक्विड स्टेट में एक मेटल था जिसका नाम था मर्क्यूरी। तो ऑप्शन में देखो मर्क्यूरी है क्या, बिल्कुल है। यानी कि सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी। लेकिन एक बार फिर से सब ऑप्शंस को देख लेते हैं कि यूरेनियम पूछा है, तो इसमें आपने को क्वेश्चन तो पूछा है कि मेटल्स एग्जिस्ट मेनली इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट, यानी सॉलिड स्टेट को छोड़ के होना चाहिए। तो यूरेनियम सॉलिड होता है तो इसको तो गिन ही नहीं सकते, आयरन भी सॉलिड होता है इसको भी गिन नहीं सकते, कार्बन भी मेनली सॉलिड होता है तो उसको भी नहीं गिन सकते। तो इसका मतलब डायरेक्टली हमारा आंसर हमें मिल जाएगा मर्क्यूरी। लेकिन ऐसे आंख बंद करके आंसर टिक मत करना, थोड़ा सा लॉजिकल भी सोचना कि हमने पढ़ा हुआ था कि मेटल्स के अंदर जो लिक्विड स्टेट होता है, यानी सॉलिड स्टेट को छोड़ के अगर बात करें जो लिक्विड स्टेट होता है, उसमें जो मेटल्स होते हैं वो होता है मर्क्यूरी या फिर गैलियम। तो गैलियम अगर ऑप्शन में होता तो उसको टिक करते, लेकिन यहाँ पे मर्क्यूरी है, तो करेक्ट आंसर इज मर्क्यूरी। याद रहेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, डैश इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। यानी कि कौन सा ऐसा है जो इसमें से कार्बन का एलोट्रोप है। आपको जानते होंगे कि कार्बन जो होता है एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा नॉन मेटल है। आपको पता है कार्बन इज ए नॉन मेटल, एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें बहुत सारे चेंजेस करके एलोट्रोप्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, कार्बन का यूज करके बहुत सारे एलोट्रोप्स बनाए जा सकते हैं। तो कुछ एलोट्रोप्स आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि ये टॉपिक शायद आपने 9th में भी पढ़ा था, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन करके एक चैप्टर था पूरा, उसमें हमने आपको पढ़ाया था पूरा। तो कार्बन के जो एलोट्रोप्स थे उसमें जो एलोट्रोप्स था आपको याद होगा, एक फ्यूलरिन करके एक टॉपिक था, फ्यूलरिन, ये भी एक एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। फिर आपको पता है ग्राफाइट करके एक प्रोडक्ट होता है, ये भी एक कार्बन का एलोट्रोप माना जाता है। तो चेक कर लेते हैं क्या फ्लोरीन है, ऑप्शन में नहीं है, ग्राफाइट भी नहीं है। लेकिन एक और आपको याद होगा कि कार्बन का एक और सबसे फेमस और बहुत ही ज्यादा मजबूत एलोट्रोप माना जाता है जिसको बोलते हैं डायमंड। तो ऑप्शन में देखो डायमंड है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डायमंड, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं बाकी के ऑप्शन से। तो आप देखोगे सोडियम है, तो सोडियम कार्बन का कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि सोडियम एक अलग मेटल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। एल्यूमिनियम भी अलग मेटल है, तो इसको ऑप्शन में नहीं आएगा, ये भी आंसर नहीं है। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन आपको पता होगा कि जब हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ इकट्ठा होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि CH4 मीथेन होता है ना, तो ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। तो ये एलोट्रोप नहीं होता है कार्बन का, ये अलग चीज होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये भी आंसर नहीं आएगा, तो सीधा सीधा आंसर हो गया डायमंड, ऑप्शन नंबर डी। याद रहेगा। चले थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड डैश। यानी कि अगर हम मेटल्स को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में
या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो भी उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं, जो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो उससे अच्छा रिएक्ट करते हैं, उससे भी कुछ अच्छा रिएक्ट करने वाले मेटल्स हैं। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी जो होता है एक अरेंजमेंट हो सकता है, वैसे इसी प्रकार डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, यानी कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, फिर उससे थोड़े कम रिएक्ट करने वाले मेटल, फिर उससे थोड़े कम रिएक्ट करने वाले मेटल, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी होता है। तो अगर हम कभी भी कोई असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके रिएक्टिविटी के हिसाब से अगर अरेंज करते हैं तो उस चीज को कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। और ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है इस चैप्टर के दौरान जब हमने आपको ये चीज बताई थी, तो आपको याद होगा ये चीज, ठीक है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसका सही जवाब हो जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन इस प्रकार है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज डैश इन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, एक आयन हो गया Na प्लस Cl माइनस, तो ये क्या बन जाता है NaCl बन जाता है। यानी कि ये जो NaCl है ये क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है वो क्या है, आयंस है। तो आपको पता था क्या होता है, आयंस। बट यहाँ पे जब Na और Cl आपस में कंबाइन हो गए, या फिर कोई भी आयोनिक जो कंपोनेंट है वो जब कंबाइन होते हैं और एक आयोनिक कंपाउंड को जब बनाते हैं, तो उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, तभी तो आपस में ये लोग जुड़ जाते हैं ना, Na और Cl आपस में तभी तो जुड़ पाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगनेस की वजह से, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगनेस की वजह से यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो पाता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा स्ट्रांग। तो ऑप्शन में देखो स्ट्रांग है क्या, तो आप देखोगे ऑप्शन में स्ट्रांग नहीं है, लेकिन स्ट्रांग से मिलता जुलता एक वर्ड है जिसका नाम है हाई। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रांग होना यानी कि हाई होना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई। ठीक है, याद रहेगा। क्लियर है। तो कभी भी आयोनिक कंपाउंड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछेगा तो आपको याद रखना है कि वो बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। नेक्स्ट बात करें, ये भी आयोनिक कंपाउंड का एक क्वेश्चन है, आयोनिक कंपाउंड्स आर डैश इन नेचर। यार आयंस है ऑब्वियसली, और मैंने बताया था जब भी आयंस की बात होगी, खासकर अगर मैं एग्जांपल ले लूं NaCl, तो NaCl क्या होता है, आपका नमक होता है। तो नमक में आपने देखा होगा कि नमक के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं। आपने देखा है नमक कैसा होता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। या फिर कोई भी अदर आयोनिक कंपाउंड आप ले लो, हर एक का जो पार्टिकल्स होता है, जो शेप होता है, वो एक क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। तो जब उसका शेप क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, यानी कि उसका नेचर क्या होगा, क्रिस्टलाइन होगा ऑब्वियसली। तो इसका सही जवाब है आयोनिक कंपाउंड क्या है, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, क्योंकि उनके ऑब्जेक्ट यानी कि उनका जो शेप होता है वो एक पर्टिकुलर शेप होता है, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है, एक शेप होता है, एक क्रिस्टल का जैसा शेप होता है, इसीलिए इसको क्रिस्टलाइन सब्सटेंस या फिर क्रिस्टलाइन इन नेचर कहा जाता है। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे, द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स एंड देयर प्यूरिफिकेशन फॉर द यूज इज कॉल्ड डैश। यानी कि एक ऐसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग सबसे पहले एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स का, यानी मेटल्स को हम लोग निकालते हैं, खोद के निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर खोद के निकाल रहे हैं, या फिर कहीं से तो हम लोग उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, ओर्स से निकालते हैं, जो उसका प्यूरिफिकेशन के तौर पे निकालते हैं, और उसके बाद उसको प्यूरिफाई किया जाता है ताकि हम लोग उसको फ्यूचर में यूज कर सके। तो वो जो मेथड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन में देखो डिस्टिलेशन है। तो आप सभी जानते हैं डिस्टिलेशन मेथड, पानी को गर्म करना होता है और पानी को एकदम प्योर फॉर्म में निकालना होता है, यानी कि डिस्टिलेशन इसका आंसर नहीं हो सकता। एक्सकेवेशन मतलब होता है खुदाई करना, तो यहाँ पे कोई साइंस नहीं है ना, खुदाई करने में कोई साइंस नहीं है, तो एक्सकेवेशन आपका आंसर नहीं आ सकता। फिर डी ऑप्शन देखो माइनिंग, तो माइनिंग का मतलब होता है अंदर से खोद के कुछ चीजें निकालना, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पूछा है एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो वो आंसर हो जाएगा दोस्तों मेटलर्जी, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर का नाम भी मेटलर्जी है, और ऑब्वियसली यही चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना था कि किस प्रकार हम लोग अलग अलग ओर्स में से, ओर्स क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मेटल्स जो होता है जल्दी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलता है। जैसे कि आपको सोना और चांदी को छोड़ के जितने भी मेटल्स होते हैं वो किसी न किसी के साथ मिक्स होते हैं, ओर्स के फॉर्म में होते हैं। तो उसमें से हम लोग को क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और एक्सट्रैक्ट करके प्यूरिफाई करना पड़ता है, तब जाके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और अलग अलग चीजें बना सकते हैं। तो यही प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, उसको मेटलर्जी बोलते हैं, जिसमें हम लोग ये चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और एक्सट्रैक्शन करके प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो कभी भी आपको अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये मेटलर्जी जो है ये वर्ड आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, दैट इज ब्रॉन्ज इज एन एलॉय मेड फ्रॉम डैश। यानी ब्रॉन्ज एक ऐसा एलॉय है जो कि किससे बना है, तो आप जानते हैं दोस्तों एलॉय का मतलब होता है कि अगर दो मेटल्स या फिर दो नॉन मेटल्स, या फिर एक मेटल से एक नॉन मेटल्स, या फिर मोर देन टू नॉन मेटल्स या फिर मेटल्स जब कंबाइन होते हैं एक दूसरे से तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, और इसी चीज को एलॉय कहते हैं। तो आपको पता है देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉय, स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है ना, ब्रॉन्ज होता है, ब्रास होता है, ये सब अलग अलग टाइप के एलॉयज होते हैं। तो इसको किस तरह बनाया जाता है, तो हमें क्वेश्चन ब्रॉन्ज के ऊपर पूछा है, तो आपको मैं बता दूं कि जो ब्रॉन्ज होता है इसको बनाया जाता है कॉपर और टिन को मिला के, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कॉपर और एल्यूमिनियम को मिला के कोई भी चीज नहीं बनता है, आयरन और कॉपर को मिला के कोई भी चीज नहीं बनता, और सिल्वर और गोल्ड मिला के भी ऐसा कोई एलॉय नहीं बनता है।
तो आपको याद रखना है कभी भी ब्रॉन्ज, आपको पता है ना ब्रॉन्ज मेडल भी होता है, अभी अभी ओलंपिक्स चल रहा था दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स का, उसमें हमने 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो वो जो ब्रॉन्ज मेडल होगा, जो ब्रॉन्ज होगा, उसको किसके मतलब ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलता, यानी जमीन से खुदाई करके ब्रॉन्ज नहीं मिलता है, ब्रॉन्ज को बनाना पड़ता है। तो ब्रॉन्ज को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉपर एलिमेंट को और टिन एलिमेंट को दोनों को पिघला के आपस में मिला के एक पर्टिकुलर रेशियो में, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है, तब जाके एक नया चीज बनता है जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज। तो आपको याद रखना ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर और टिन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन की बात करें, इन दिस मेथड अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज अप्लाइड टू प्रिवेंट करोजन ऑफ आयरन और स्टील। यानी कि एक कौन सा मेथड है जिसमें एक थिन लेयर ऑफ जिंक को अप्लाई किया जाता है ताकि करोजन ऑफ आयरन और स्टील को बचाया जा सके। तो आपको जानते होंगे करोजन का मतलब होता है जंग लगना, यानी कि हम आयरन के ऊपर, लोखंड की कोई चीज के ऊपर या फिर स्टील की कोई चीज के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ जिंक को चढ़ाते हैं, यानी जिंक का पानी जैसा लेयर होता है पतला सा, उसके ऊपर कोट कर देते हैं, किसके ऊपर, आयरन और स्टील के ऊपर कोट कर देते हैं ताकि उसके ऊपर करोजन ना हो। तो ये कौन सा मेथड है, तो आपको पढ़ाया था मैंने, याद होगा कि कभी भी जिंक की बात आ गई, जिंक का कभी भी कोटिंग होता है तो वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं दोस्तों गैल्वनाइजेशन। क्या बोलते हैं वो प्रोसेस को, गैल्वनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ऑप्शन में देखोगे, आप देखो तो गैल्वनाइजिंग दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि गैल्वनाइजिंग एक ऐसा मेथड, एक ऐसा टेक्निक है जिसके हेल्प से हम लोग लोखंड के अंदर, आयरन के अंदर और स्टील के अंदर जो करोजन हो सकता था उसको हटा सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा एक थिन लेयर ऑफ जिंक को उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, याद रहेगा। तो गैल्वनाइजेशन आपको याद रखना है। बाकी आप देखोगे टीनिंग वगैरह जो है ये अलग टेक्निक है, इसमें टीन का इस्तेमाल होता है, ये सब चीज आप जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। यानी कि एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है इसमें से, ये 4 ऑप्शन जो है इसमें से। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड ये अलग है क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कुछ आयरन के पार्टिकल्स वगैरह हम लोग एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो ये अलग टेक्निक है। फ्लोट फ्लोटेशन मेथड भी नहीं आएगा, लीचिंग एक अलग प्रोसेस है, ये भी नहीं आएगा। लेकिन आप देखोगे एल्यूमिनियम की बात चल रही है तो एल्यूमिनियम से एक रिलेट करता है एक चीज जिसका नाम है दोस्तों बॉक्साइट। ये बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का एक ओर माना जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है तो सबसे पहले हमें बॉक्साइट का कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला Al2O3 होता है, Al2O3 24H2O 10H2O इस प्रकार होता है। तो ये चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही, कॉन्सेंट्रेट करने के बाद ही आगे जाके प्रोसेस और रिएक्शन किया जाता है। तो ये सभी चीज़ हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। बस आपको फिलहाल के तौर पे इतना याद रखना है कि कभी भी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की बात आएगी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट, ये वर्ड याद रखना, ये आपका जरूर आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट और। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन, जो कि 10वां क्वेश्चन है हमारा, जिसका नाम है डैश इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। यानी एल्यूमिनियम का सबसे मेन ओर क्या है। अभी मैंने आपको एल्यूमिनियम का एक ओर का नाम बताया बॉक्साइट, तो ऑप्शन में देखो दिख रहा है बॉक्साइट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बॉक्साइट, क्योंकि बाकी सिलिका, आयरन और टाइटेनियम ये किसी के और नहीं है, ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो एल्यूमिनियम का बॉक्साइट से रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। तो डैश इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, आपको याद रखना है बॉक्साइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों बस आज के लिए यही था हमारे टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हम आपके लिए चुन चुन के लेकर आए, जो भी हमारा एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से, जो कि हमें लगता है इसमें से ही कुछ क्वेश्चन अगर आपको इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे तो इसमें से ही कुछ क्वेश्चन आपको बन सकते हैं या फिर इसके रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, ऐसे और वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए, बस बने रहो हमारे साथ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो आपको अगर पसंद आया, अच्छा लगा है दोस्तों, यूजफुल लगा है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।